हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है करते हैं कि अच्छे से होके घर पे रह रहे होंगे, अच्छे से सुरक्षित हो, है ना। तो फ्रेंड्स, चलो सुरक्षित रहते हुए चीज़ों को फायदा उठाते चलो, जिस तरीके से हम कंटिन्यू कर चुके हैं चीज़ों को कि किस तरीके से फायदा उठाना है अपने लॉकडाउन के समय को। तो फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से यही समय है, यही मौका है, अच्छे तरीके से एंजॉय करो। ठीक है, तो फिर चलिए फ्रेंड्स, मैं मुरारी कुमार पांडे आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल गैंग्स ऑफ स्टडीपुर में। और चलिए आज स्टडी बनती शुरू करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं बात करूं एक बार पहले पिछले लेक्चर का, जो हम पिछले लेक्चर में चीजों को पढ़े थे। क्या पढ़ा था? तो हमारा जो अभी चल रहा था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी चल रहा था। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या क्या देखा कि स्केलर क्वांटिटीज होती क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। ठीक है, उसके कितने पार्ट्स हैं, मतलब और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कितने स्केलर होती हैं, कितनी वेक्टर क्वांटिटी होती है, कुछ ट्रिक्स भी पढ़े उसमें। तो मुझे लगा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा होगा, जबकि देखो ज्यादातर आप देखोगे तो इस तरीके से इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने, लेकिन ये जो टॉपिक पढ़े होगे मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरेस्ट आया होगा। तो चलिए आज उससे डबल इंटरेस्ट उसके आगे के पोर्शन में करते हैं। ठीक है, तो कल मैंने बताया था आपको कि क्या पढ़ाने वाला था मैं आपको, कुछ जैसे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी बता रहा, एक क्वेश्चन भी दिया था आपको, है ना। तो उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से पहले अगर किसी को सॉल्व हुआ हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आप 10th में भी ये चीजें पढ़े होंगे, है ना। अगर नहीं हुआ है तो चलिए हम फिर सॉल्व करवाते हैं और समझाते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है 10th में वगैरह आप ज्यादातर मटेरियल चीजें पढ़ते हो, थ्योरेटिकल पढ़ते हो ना, एग्जाम में थ्योरेटिकल पूछ जाती है, लेकिन अब अपने यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल वगैरह भी क्लियर रखना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। अब स्टार्ट करते हैं, अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो पहले सबसे पहले है जब हमने वेक्टर क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज पढ़ा, तो उसका देखेंगे कि उसका है जो एनालिसिस कैसे करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मजा आ जाएगा अगर एक बार समझ में आ गए तो। अगर आगे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक भी करते हो उसमें भी ये चीजें बहुत काम आता है, प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे वहां काम आएगा। ठीक है, और भी मैकेनिकल में कई टर्म्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल में टर्म्स पढ़ोगे तो प्रोजेक्शन का काम आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में जाके आपको सेकंड थर्ड ईयर में पढ़ना होगा कि किस तरीके से है जो उसका मशीन हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, उसका एनालिसिस करना है। तो वहां पे ये चीजें बहुत काम आएगी, बहुत ज्यादा। तो ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को है जो समझते हैं, क्या कहते हैं इसको, सदिश राशि। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सदिश राशियों का वियोजन। क्या बोलते हैं इसको, सदिश राशि का वियोजन, राशियों का वियोजन, वियोजन। आप कई बार ये भी सुना होगा कि किसी भी चीज का कंपोनेंट निकालना, है ना। तो वही टर्म से ये सदिश राशियों का वियोजन किस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए अब हम जो टॉपिक को शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट किए। तो सदिश राशि का वियोजन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि कोई एग्जाम्पल, मान लो कि कोई दो सदिश राशि, हाँ कल मैंने कुछ टर्म्स बताए थे। एक होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, टर्म्स याद आ रहे थे, चलो बात करते पहले। एक होता है मैग्नीट्यूड जिसका अर्थ होता है परिमाण, जिसमें क्या होता है, कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि क्लियर हो जाए आपको, है ना। तो मैग्नीट्यूड जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिमाण। और एक होता है रिजल्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिणाम। ठीक है, चीजें उलट रही है। ठीक है, रिजल्ट किसी भी तरह का आप कोई फाइनल एक्शन लेते हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, और किसी भी चीज को मापने के लिए चीज यूज करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं सोचा क्यों ना इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि मैं क्या बात करता हूं। तो यहां पे मैंने क्या बोला कि कोई दो सदिश राशि, ठीक है, समझना, कोई दो सदिश राशि, देखना किस तरीके से जो निकालेंगे कंपोनेंट इसका, है ना। कोई दो सदिश राशि, दिखेगा नहीं से, दो सदिश राशि का परिणामी सदिश राशि है आर, पी, कुछ भी मान लो। ठीक है, जैसे क्या है, दो पी और क्यू, कल कोई क्वेश्चन था ना, दो पी और क्यू सदिश राशि था। ठीक है, उसका है जो परिणामी सदिश है जो आर है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट, जैसे मान लो ये रहा पी और Q, ये दो सदिश राशि हो गया। ठीक है, अब इसका परिणामी सदिश निकालना है। क्या करना है, ये जो परिणामी सदिश है
उस परिणामी सदिश के फॉर्म में ये आपका जो P और Q है, P है वो क्या होगा और Q क्या होगा। ठीक है, याद रखना इस तरीके से लगाना है वेक्टर, हमेशा सिंबल जब भी लिखो वेक्टर तो इस तरीके से सिंबल लगाना है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो ये हो गया दो सदिश राशि। ठीक है, ये इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, इसका परिणामी सदिश निकालना है। तो देखिए किसी भी टर्म्स को कंपोनेंट किस तरीके से निकालते हैं। तो मान लीजिए रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट क्या होगा, अपने एक्स एक्सिस से किसी चीज में एक्सिस, ये दो ये सदिश राशि था, इनका रिजल्टेंट क्या निकल गया हमारा आर। अब देखना इस आर का एक है जो एक्स फॉर्म में और वाई के फॉर्म में कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि निर्देशांक कितने होते हैं एक्स वाई जेड, तो हम यहाँ पे एक्स वाई का बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसको कौन सा बोलते हैं, वाई निर्देशांक, इसको वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब देखिएगा कि और ये जो आर रिजल्टेंट था वो किस एंगल पे है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, नहीं समझना क्योंकि कई आपको आगे बताना हो तो कंफ्यूज नहीं करना। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कोई भी राशि, ठीक है, कोई भी सदिश राशि अगर रिजल्टेंट ही नहीं कोई भी सदिश राशि अगर थीटा कोण पे है जो अपने एक्स एक्सिस से हो, ये सदिश राशि है और क्या है, थीटा कोण पे है जो एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या निकालेंगे, एक्स कंपोनेंट देखो एक्स कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक तरह से मैं क्या करता हूं, इसको कुछ है जो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, है ना, मैंने इसको इमेजिन करके इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, और ये जो इमेजिनरी लाइन है वो क्या होगा, इसके बराबर ही होगा। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं कि ये किस तरीके से तो कंपोनेंट निकालेंगे। तो ये एक तरह का क्या आपको लग रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, क्योंकि एंगल यहाँ पे कितने डिग्री दिख रहा है, मैंने एक तरह से ये किया है, तो एंगल कितने का दिख रहा है, तो ये दिखा कितने का, 90 डिग्री का। कितने का दिखा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब यहां पे अपने को थीटा है और अपने को निकालना क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। अपने क्या निकालना है, इसका वैल्यू, इस लाइन का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे देखना। ठीक है, तो देखो ये क्या है आपका बेस, ये है आपका लेंथ और ये है आपका रैम्बस, जिसको क्या बोलेंगे, विकर्ण। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे क्या बन गया आपका, और ये लेंथ है जो, यही लेंथ कहां होगा, यही लेंथ, ये भी हो गया, एल हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका एक्स कंपोनेंट, ये हमारा बेस कैसे निकलेगा। तो आपने पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री में, लाल बटा कक्का। ठीक है, ये पढ़ा होगा ना, तो देखिए किस तरीके से करेंगे वो चीजें देखते हैं। आपको पता होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का, और कॉस थीटा बराबर ए से आधार बटा, है ना, ये फॉर्मूला है ना, लाल बटा कक्का। ये हो गया आपका साइन, ये हो गया आपका कॉस, ये हो गया आपका टेन। ठीक है, तो वही चीज है लाल बटा कक्का। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो अपने क्या निकालना है, बेस निकालना है। किसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में। तो बेस निकालने के लिए कौन सा टर्म यूज होगा, साइन थीटा यूज होगा क्या। बेस आधार कहां पे आ रहा है, तो कॉस के टर्म में आ रहा है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस बटा कर्ण। तो बेस हमारा क्या है, एक्स है। ठीक है, यही है ना एक्स, बेस हमारा क्या है, एक्स है, या फिर इसको ओ मान लो, हम क्या लिख देंगे, ओ एक्स है। और रैम्बस क्या हो गया हमारा, आर दे रखा है। ठीक है, आर।
तो अपने क्या निकालना है, ओ एक्स निकालना है। तो ओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। समझ में आया किस तरीके से तो चीजों को निकाला, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। तो यहां पे हमने क्या किया, थीटा को निकालने के लिए क्या कर दिया, इस फॉर्मूला को लगाया, और इस फॉर्मूला में हमारा आधार क्या है, ओ एक्स है, और कर्ण क्या है, आर है। ठीक है, तो ओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। अब उसी तरीके से ये जो लेंथ है वो भी लेंथ इसके बराबर है। अब इसी ट्रायंगल में हम इसका लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला कहां पे आएगा, साइन थीटा के टर्म में आएगा, आएगा ना। हाँ, तो साइन थीटा के टर्म में आएगा, तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो गया हमारा, एल। एल बोले तो इसको कुछ मान लो ए, इसको मान लिया ए, ये हमारा वाई तो हो ही गया वाई, और इसको मान लो जेड। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, एक्स जेड, एक्स जेड बटा क्या हो जाएगा, आर। समझ नहीं आता है, एक्स जेड बटा आर। और ये एक्स जेड किसके बराबर है, यहां पे जो एक्स जेड है वो किसके बराबर है, ओ वाई के बराबर है ना। एक्स जेड किसके बराबर है, ओ वाई के बराबर है। तो हमारा एक्स जेड क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, तो एक्स जेड, और एक्स जेड को हम क्या लिख सकते हैं, ओ वाई। ठीक है, तो इस तरीके से है जो हम क्या करते हैं, किसी भी सदिश राशि का कंपोनेंट निकालते हैं। ठीक है, किसी भी सदिश राशि का कंपोनेंट निकालते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देते हैं आपको समझने के लिए, अगर नहीं समझ में आया तो देखो, एक बार नहीं समझ आएगा तो दोबारा समझ लेंगे, इसको रहने देते हैं। कई बार ऐसे दे देगा, बहुत सारा है, आपको एक एक्सिस देगा, दो एक्सिस देगा। ठीक है, और एक ये दे देगा और एक ये दे देगा। ठीक है, दो तीन कौन दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको जिसको निकालना है। ये हमारा हो गया y, ये हो गया हमारा x। ठीक है, ये हो गया हमारा o, ये हो गया a और b। तो पूछ देता है कि OB के रिस्पेक्ट में OX का मान क्या है, और OB कितने एंगल पे है, अल्फा एंगल पे है, और ये हमारा क्या है, थीटा एंगल पे है। तो अपने क्या निकालना है, OB के निकालना है। ठीक है, तो यहां पे अब इसको OX निकालना है, तो क्या करेंगे, cos थीटा का टर्म लगाएंगे। cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार। देखो यहां पे क्या करेंगे हम, ये देखो ड्रॉ कर लेंगे ना, इस चीज को बढ़ाते बढ़ाते और इस तरीके से जो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मिला क्या, सदिश राशि को हम कहीं बढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि एक दिशा में जा रहा है वो। ठीक है, तो हमने इस तरीके से बढ़ा करके क्या किया, एक है जो राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। अब राइट एंगल ट्राइंगल समझना आसान हो गया कि इसमें ये हो गया लेंथ और ये हो गया आपका बेस। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखिए आपने क्या निकालना है, ओबी। ओबी के रिस्पेक्ट में है जो एक्स का वैल्यू क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो ओ एक्स क्या है, हमारा आधार है, तो cos थीटा बराबर आधार बटा क्या होता है, कर्ण। और हमारा आधार क्या है, ओ एक्स है, और कर्ण क्या है हमारा, ओबी है। तो ओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना। तो ओ एक्स बराबर ओबी कॉस थीटा। थीटा ओबी का कोई वैल्यू होगा, पी हो क्यू हो कुछ भी हो, पी कॉस थीटा। उसी तरीके से ओबी का है जो हम क्या निकाल देंगे, ओ वाई बराबर क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजों का कंपोनेंट हम निकालते हैं, समझ में आया। तो एनालिसिस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, अगर दिक्कत आता है फिर से रिपीट करवा देंगे, और नहीं दिक्कत है तो भाई वाह बल्ले बल्ले समझ गए तो आगे हमेशा काम आने वाला, समझ लो अब 4 चांद लगने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं। अब हमने क्या पढ़ लिया, वेक्टर का किस तरीके से दो एंगल रिपीट है। अब चलते हैं, अब हमने क्या पढ़ लिया, वेक्टर का किस तरीके से दो एंगल रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते कैसे। फिर आगे का टर्म्स है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सदिश राशियों का, सदिश
संयोजन, संयोजन, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए सदिश राशि का संयोजन क्या होता है। नाम से पता चल रहा है कि किसी भी सदिश राशियों को आपस में जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, सदिश राशि का संयोजन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। ये पिछला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो पॉज करो, फिर बैक जाओ, फिर समझो। समझ में मत, तभी जब तक नहीं समझो तब तक आगे भी चीजें समझ में नहीं आएगी। अगर ये चीजें बताऊंगा तो पहले उसको समझना ज्यादा जरूरी है भाई। ठीक है, ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी। ठीक है, अब देखिए कैसे इंपॉर्टेंट दिखाता हूँ आपको। तो मैं क्या बोला, सदिश राशियों का संयोजन। देखो तो सदिश राशि को संयोजन मतलब दो सदिश राशि को जोड़ना। ठीक है, तो दो सदिश राशि को जोड़ना कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये दूरी तो है नहीं कि जैसे जैसे जा रहा है उसको हमने काउंट कर लिया, घूम फिर के आया। नहीं, ये दूरी नहीं है भैया। सदिश राशि में क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है जो यहां से चलना शुरू किया, फिर यहां गया, फिर ऐसे गया और फिर यहां आया और फिर यहीं आके आ गया, तो पूछ देगा कि वो व्यक्ति द्वारा कुल कितना है जो अपने स्थान से मतलब परिवर्तन हुआ है, अपने स्थान से कितना दूरी तय किया है या कितना विस्थापित हुआ है। तो दूरी तय किया तो पूरा जोड़ेंगे, 10, 5, 15, 20 हो जाएगा। लेकिन जब विस्थापित के बारे में पूछेगा तो कितना हो गया, 0 विस्थापन, 0 डिस्प्लेसमेंट है। तो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, वो तो वहीं का वहीं आ गया। ठीक है, घर से निकले फिर घर पे ही आके बैठ गए, तो वही काम विस्थापन में होता है। ठीक है, तो बहुत मैटर करता है। तो देखिए दो सदिश राशियों को जोड़ने का दो नियम होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि एक त्रिभुज का नियम होता है, ठीक है, और दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। पहला ट्रायंगल लॉ और दूसरा है जो पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो बात करते हैं हम ट्रायंगल लॉ। ठीक है, त्रिभुज का नियम, अब समझना क्या बताने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा दो त्रिभुज है, हमने ये त्रिभुज है, त्रिभुज के नियम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी भी सदिश राशि हो तो सदिश राशियों का है जो उनके अनुदिश भुजा, त्रिभुज के जो ऐसे त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज, इस त्रिभुज के अनिदुष भुजा मतलब एक ये भुजा और एक ये भुजा, अनिदुष मतलब एक दूसरे के पास वाला भुजा। दो सदिश राशि हो तो उनको है जो उसके अनुदिश भुजा से और उनका जो परिणामी बल, परिणामी जो आता है उसके तीसरे भुजा से निकालते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, दो सदिश राशि ए और बी, उनके दो भुजा से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, और उनका जो परिणामी सदिश राशि होता है उसको है जो त्रिभुज के तीसरे भुजा द्वारा है जो रिप्रेजेंट करते हैं, त्रिभुज के तीसरे भुजा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आर या सी जो भी बोल लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका परिणामी, ये A1 और B1। ठीक है, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं उसको है जो त्रिभुज का नियम कहते हैं। अब देखिए त्रिभुज का नियम तो कहते हैं, लेकिन जोड़ेंगे कैसे, क्या जोड़ देंगे इसको a प्लस बी प्लस सी, ऐसे नहीं होता है। अगर रिजल्टेंट निकालना है तो ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, और निकालने का तरीका कैसे है वो भी बताते हैं। देखिए घबराइए मत, हाँ मजा आना चाहिए यार, कहीं भी चीज पढ़ो समझ में आए तभी पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो यार, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब चीजें समझ में आ रही तो अपने आप पढ़ोगे, मस्त मजा आएगा। नहीं मजा आ रहा तो क्या पढ़ने का मतलब है। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरीके से त्रिभुज के नियम हम करते हैं। आइए, एकदम एनर्जी रहना चाहिए पढ़ाई के टाइम, एनर्जी अपने साथ, जिस तरीके से मेरा एनर्जी है अपना भी वैसे ही रखना भाई। है, हम दिखाता हूं दो, जैसे कि ये हो गया एक सदिश राशि, ठीक है, और ये हो गया दूसरा सदिश राशि ए और बी। ठीक है, इस तरीके से दो सदिश राशि हो गया। अब इसका परिणामी सदिश राशि कैसे निकालेंगे, तो देखिए कुछ कर सकते हैं हम इस तरीके से। ये परिणामी सदिश राशि कैसे निकालेंगे, तो देखिए डायरेक्शन सेम है, तो मैं क्या किया, इसको बढ़ा करके कहां भेज दिया, इस त्रिभुज का जो ये एंगल कितने पे है, दो सदिश राशि के बीच का एंगल कितना होता है, थीटा होता है। ठीक है, थीटा होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस जो एक भुजा है उसको बढ़ा करके हम कहां चल जाएंगे, देखिए कुछ इस तरीके से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, यही भुजा है, ये भुजा बराबर ये भुजा। ठीक है,
तो इसको हम कुछ इस तरीके से है जो ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, परिणामी। तो परिणामी के लिए क्या करेंगे, ये देखिए यहां से हम क्या किए, इसका ये बराबरी है तो चाहे हम ऐसे खींचे, उसको बढ़ा करके हम ऐसे कर देंगे। अब ये देखो एक इस तरीके दिख रहा है, अब क्या है, ये एक डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को जोड़ना आसान होगा। तो अब देखते हैं कि कितना विस्थापित हुआ है। अब ऐसे विस्थापन नहीं देखेंगे, है? तो अब इसको देखते हैं कि किस तरीके से विस्थापित हुआ है। तो ये देखिए यहां से है जो हमने इसको ऐसे बढ़ा दिया, हाँ समझ में आ रहा है, यहां से इसको ऐसे बढ़ा दिया। और जो दो सदिश राशि होते हैं उनके बीच का तो कोण कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये थीटा था वो कहां पहुंच जाएगा, यहां होगा। यही थीटा कहां पहुंच जाएगा, आगे पहुंच जाएगा, ठीक है, समझ गया। क्योंकि ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसके दोनों आपस में बराबर है ना, क्योंकि सेम जगह है तभी तो बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये थीटा और ये थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस पाई माइनस थीटा, हाँ ये इतना हो जाएगा। अब देखिए, और ये होता है दो सदिश राशियों के बीच के झुकाव को कोण थीटा बोलते हैं। और अगर परिणामी और सदिश राशि, परिणामी और सदिश राशि, तो ये भी तो एक कोण बन रहा है, तो इसके बीच का जो झुकाव होता है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हो गया ओ ए बी सी, ठीक है, इसको हम कर दिए डी, ठीक है। तो इस तरीके से है जो हम त्रिभुज के नियमों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला को समझने से पहले हम क्या करेंगे, देखना इस फॉर्मूला समझने को क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कुछ कंस्ट्रक्ट करके है जो दिख रहा है आइडिया आ रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये क्या हो गया 90 डिग्री, अब बन गया ना एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे लगता है हाँ, ये अगर ऐसे रहता तो नहीं बनता। हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे एक अपना इमेजिनेशन ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, उसमें एक चीज समझना है, ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे ही करते हो, ऐसे बना दिया, ऐसे कर देना, क्लास में पढ़ना होगा, है। तो इस तरीके से जो हम कर दिए। अब है जो इस चीज को समझने के लिए क्या करते हैं, किस तरीके से भी इसका फॉर्मूला निकलेगा। अभी तो रिजल्टेंट निकला नहीं है, हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये जो आर है हमारा, ये तो निकला ही नहीं है, या सी बोलो, निकला ही नहीं है। तो अब इसको क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज समझ लेंगे। उसके बाद देखना कि कुछ सेम ड्राइंग है जो समांतर चतुर्भुज में मिलेगा, तो उन दोनों को जो एक साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, दूसरा लॉ है आपका पैरेललोग्राम लॉ। दूसरा लॉ है आपका पैरेललोग्राम लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अब देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, नियम है ना। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, किस तरीके से होता है, देखिए समझते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है कि समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि जो दो सदिश राशि होती हैं उनको समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजा, आसन्न भुजा मतलब आसपास वाले भुजा, ठीक है, आसपास वाले भुजा के द्वारा है जो रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका परिणामी जो होता है वह समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, विकर्ण होता है, डायगोनल। तो देखिए हम है जो एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है, देखना समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। अपने को काम किसका, दो ही भुजा का काम है ना, तो एक को है जो इमेजिनरी टाइप का बना देते हैं। और ये हो गया हमारा दूसरा भुजा, ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज का नियम कैसे करेंगे, हाँ आराम से धीरज रखिए, धैर्य रखिए, हैं। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का नियम कैसे करेंगे। तो हमने समांतर चतुर्भुज के दूसरे भुजा का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, क्योंकि हमको दो ही भुजा, आसान भुजा दिखाना है। तो अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बाकी दो भुजाओं को क्या किया, इमेजिनरी लाइन पे लिखा, ठीक है। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज, जिसको हम ये इसको क्या बोले, ए ओ ए बी सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी।
और इसका विकर्ण कौन सा होगा, यही होगा ना, एक विकर्ण आपका ऐसे आता है और एक विकर्ण कहाँ जाएगा, ऐसे। समांतर चतुर्भुज बनाना है, बुक में लिखे ऐसे ही आधा रहेगा, ये हटा जाएगा, समझ रहा, समांतर बनाया है त्रिभुज बनाया है, तो हम यहाँ पूरा बनाएंगे। और फिर ये समांतर चतुर्भुज हो गया। और मैंने क्या बोला कि दो जो सदिश राशि होते हैं उनके बीच आसन भुजा बोलते हैं, और उनके बीच के कोण को क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ठीक है, उनके बीच के कोण को क्या बोलते हैं, थीटा। और परिणामी और सदिश सेम रूल था ना त्रिभुज में भी, तो परिणामी और सदिश राशि में उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। ठीक है, और ये समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। हमने दो सदिश राशि को रिप्रेजेंट किया और उसका परिणामी राशि को भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए परिणामी राशि को किस तरीके से हम निकालेंगे। अब क्या आप कोई फॉर्मूला इसमें लगा सकते हो, अभी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला बनने का कोई थ्योरम ही नहीं बनता है। आप पाइथागोरस थ्योरम पता है ना। अब इसमें देखिए कौन कौन सा टर्म्स यूज होता है। पाइथागोरस क्या बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम, पढ़े होगे, बहुत बार यूज आया होगा। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे। फिर थोड़ा बहुत है जो ट्रिग्नोमेट्री टर्म यूज करेंगे, अब तब जाके जिसके फॉर्मूला को सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला सिर्फ रटना नहीं है, फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो याद रहेगा हमेशा के लिए, और आगे आने वाले क्वेश्चन भी बना पाओगे। अगर मैं चाहता ना तो शॉर्ट में 2 मिनट में झटके में बोलता पैरेललोग्राम ला, इसका रिजल्टेंट आर बराबर अंडर रूट ये और ये होता है। क्या होता है, अरे वो तो किताब में भी लिखा है, हम यहाँ पे क्यों हैं, हम बताने के लिए आए हैं, तो चीजों को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बताते हैं, हाँ समझिएगा। इंटरेस्ट, आइए इंटरेस्ट लाते हैं दोबारा से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक है जो इमेजिनरी ड्रा करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, तभी तो पाइथागोरस थ्योरम बनता है, और तभी तो हम कुछ है जो साइन टर्म कॉस टर्म है जो लगाते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्या कर दिया, ड्रा कर दिया, जिसको हम क्या बोले 90 डिग्री पे। और इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, डी बोला। ठीक है, डी बोला। और समांतर चतुर्भुज का नियम है, तो ये बी बराबर क्या होगा, ये भी बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये हो गया एडी। अब ये जो थीटा कोण है, यही तीसरे के त्रिभुज में बताए थे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। दिख रहे ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा हो गया। अब ये हमारा क्या बन गया, एसीडी। एसीडी क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, एसीडी। देखना एसीडी, एसीडी क्या बन गया हमारा, राइट ट्राइंगल। अब देखते हैं अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ पे नहीं लगेगा, अभी क्या लगाएंगे, ट्राइंगल ए सी डी। देखिए इन ट्राइंगल एसीडी में कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या है हमारा थीटा, और थीटा कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और उसके जस्ट नीचे वाली क्या होती है, आधार होती है। तो अपने को क्या निकालना है, एडी निकालना है। तो देखिए एडी निकालने के लिए क्या करते हैं, एडी निकालने के लिए, क्योंकि एडी का वैल्यू पता नहीं चल रहा था, हमको एडी का वैल्यू चाहिए। ये जो फॉर्मूला लगाएंगे किसके लिए, एडी निकालने के लिए। तो एडी क्या निकालेंगे, तो कॉस थीटा, क्योंकि एडी तो आधार ही है हमारे यहाँ पे, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, लंब यहाँ पे क्या है, इस भुजा के लिए, तो लंब क्या हो गया, सामने वाला लंब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार क्या है हमारा एडी, और कर्ण क्या है हमारा एसी। ठीक है, और चूंकि एसी बराबर क्या है हमारा बी, एसी बराबर क्या है बी। ठीक है, तो याद रखना, तो एसी बराबर क्या हो गया बी, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, एसी कॉस थीटा, एसी कॉस थीटा। अब एसी को हम क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो एडी बराबर क्या हो गया, बी कॉस थीटा। देखो समझ गया ना, हमने क्या किया यहाँ पे, एडी बराबर क्या निकाल लिया, बी कॉस थीटा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उसी तरीके से लंब निकालेंगे, तो लंब निकालने के लिए क्या हो जाएगा, लंब निकालेंगे तो क्या हो जाता है साइन थीटा बराबर। अब उसी तरीके से इन और फिर ट्राइंगल में निकाल देते हैं। देखिएगा इन ट्राइंगल
ए सी डी में किसके लिए, डीसी निकालने के लिए, सीडी निकालने, ठीक है, डीसी या सीडी निकालने के लिए, ठीक है, तो उसको सीडी बोलता हूँ, डीसी बोलता है ना, डीसी निकालने के लिए। तो डीसी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा लंब है इस ट्राइंगल के लिए, तो ट्राइंगल लंब का फॉर्मूला आता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा क्या है सी डी, डीसी बटा कर्ण क्या है हमारा एसी, और एसी को हम क्या लिख सकते हैं बी, तो डीसी बराबर बी साइन थीटा। देखिए यहाँ पे एनालिसिस आया ना, काम आया ना, इसलिए बोल रहा था चीजों को गौर फरमाना तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला भैया। हाँ, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, समझ में आया, एक और नोट करना है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया इसको, बी साइन थीटा। अब ये निकल गया, अब हम इसको क्या करेंगे, आगे चलेंगे, क्योंकि अभी भी तो हमारा रिजल्टेंट नहीं निकल रहा है ना। अपने को क्या चाहिए, सी बराबर वाट, क्योंकि रिजल्टेंट तो हमारा यही है ना, तो चतुर्भुज के नियम से तो इसको निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब चलते हैं इन ट्राइंगल ओसीडी, ठीक है, ओसीडी में क्या होता है फॉर्मूला, यहां पे पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस पढ़े हो ना, पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर बटा आधार रैम्बस बराबर लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लाल बट्टा कक्का, फॉर्मूला टर्म्स है, बहुत बढ़िया बढ़िया थ्योरम है, तो पता होगा। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं हम इसको। तो एसीडी में तो हमारा कर्ण क्या हो गया, ओसी का स्क्वायर, ठीक है, और हमारा लंब कौन सा है, तो सीडी का स्क्वायर, और फिर कर्ण क्या है, कर्ण क्या है हमारा ओडी का स्क्वायर, ओडी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिएगा किस तरीके से इस चीज को लिखेंगे, तो ओसी क्या है हमारा सी का स्क्वायर, ठीक है, और सीडी क्या है हमारा बी साइन थीटा, और प्लस में ओडी क्या है हमारा ओए, यहां पे क्या है ओडी बराबर ओए प्लस एडी, ठीक है। तो ओए क्या है हमारा ए है, और प्लस एडी क्या है बी कॉस थीटा, निकाले थे ना बी, तो यहां पे क्या लिख देंगे ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है ना चीज, छोटा नहीं दिख रहा है, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और इसको क्या करेंगे, अब स्क्वायर करते हैं, तो ये हो गया हमारा सी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दिख रहा होगा क्या, हाँ आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। फिर ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का, ए हो गया ए और ये हमारा बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस, चलो लिखते हैं, ओपन करके लिखते हैं, समझ में दिक्कत आ जाएगा, फिर कहेंगे ये क्या मिस्टेक कर दिए, बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab cos थीटा। तो इसमें देखिए कुछ टर्म आपको कॉमन लग रहा है, कुछ टर्म कॉमन लग रहा है, ये देखिए तो b, इसमें भी b है, इसमें भी b है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम देखिए क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है तो बी स्क्वायर, और कॉमन है तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा। समझ में आ रहा है ना, एकदम मजा से समझ में। एक बार इस ट्रिक को सॉल्व करना सीख गया ना तो वेक्टर में कोई नहीं रोक सकता यार, एडिशन सब्ट्रैक्शन का, ठीक है, एकदम इंटरेस्ट लो, मजा आना चाहिए। हाँ चलिए देखते हैं। तो फिर ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, और क्या पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कितना हो गया गुना 1 और प्लस 2ab cos थीटा। तो राइट आंसर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा c बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट सी स्क्वायर था, इसको स्क्वायर घटाएं, इधर आ गया, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला।
तो इसी को कहते हैं रिजल्टेंट फॉर्मूला, रिजल्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, ये हो गया आपका रिजल्टेंट फॉर्मूला। मजा आया, समझ में आया? ठीक है, तो ये था आपका पूरा सामांतर चतुर्भुज। त्रिभुज की बात करते हो तो उसी तरीके से त्रिभुज भी यहाँ पे आया था ना, ये देखिए मैंने इसको त्रिभुज था, त्रिभुज के यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो पहले त्रिभुज नियम, उसको बाद लगा नहीं, इसको और मॉडिफाई करके हम पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। तो नियम बढ़ा दिया, टर्म्स एक ही है। ठीक है, हाँ, तो याद रखना क्या क्या आ गया। अब इसमें एक होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा तो निकल गया, लेकिन यार अल्फा जो था, ये क्या अल्फा, इसका तो कहीं बात ही नहीं हुआ भैया। तो ठीक है, तो अब अल्फा निकाल लेते हैं। तो चलो निकालते हैं, क्या दिक्कत आ रहा है। तो अल्फा का एंगल निकालना होगा तो किस तरीके से निकालेंगे? अल्फा निकालने के लिए ठीक है, अल्फा निकालने के लिए। अब देखिए अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये है जो हमारा इन ट्रायंगल, किसमें? इन ट्रायंगल, ये तो वो था ना ओसीडी, ओसीडी में ही, कहीं नहीं जा रहे, ओसीडी में ही है अभी। तो ठीक है, तो अल्फा, अल्फा के सामने कहते हैं ना, कोण के सामने वाला भुजा कौन सा होता है? लंब। ठीक है, अल्फा के सामने भुजा वाला क्या हो गया? लंब। और इधर नीचे वाला क्या हो गया? आधार। इसके ऊपर वाला हो गया कर्ण। तो अल्फा है, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, tan अल्फा बराबर, लंब और कर्ण का यूज करेंगे। ठीक है, तो tan अल्फा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, और लंब का क्या वैल्यू है आपका? b sin थीटा। और कर्ण का वैल्यू क्या है? सॉरी, आधार का, तो a प्लस बी, इसका निकालते हैं यहाँ पे, a प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम tan अल्फा निकाल दिए, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स b sin थीटा बटा a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा का फॉर्मूला। तो ये था आपका स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आ गया है ना, किस तरीके से चीजों को क्या यूज करे। आगे जाने वाले इसमें है जो करीब करीब एक दो एक आध क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछ ही देता है। ठीक है, या तो फॉर्मूला पूछ दे, या तो पूछ दे कि हम मतलब दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे देगा इसका। ठीक है, तो अब क्वेश्चन वगैरह भी है जो इसका दे देता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा। यहाँ पे जो आपका इसमें जो भी आपका यूनिट था, टॉपिक था, खत्म होता है आपके इसमें, और भी डॉट प्रोडक्ट्स वगैरह, तो वो आगे पढ़ना होता है। चलो जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे ही है तो आगे ही पढ़ेंगे, है ना। अभी है जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग आज जल्दी हमारा ये कंप्लीट होता है। ठीक है, कल एक क्वेश्चन दिया था, क्या क्वेश्चन था कि यदि दो सदिश राशि P तथा Q, यदि दो सदिश राशि P तथा Q है, उनका परिणामी क्या है? क्वेश्चन लिखे थे ना कल, उनका परिणामी क्या है? P है। और यदि P को दुगना कर दिया जाए, ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो P तथा Q, P ये हो गया और Q, ठीक है, ये हो गया, जिनका परिणामी क्या है? P है। क्या है? P है, यही क्वेश्चन कह रहा है। और यदि P को दुगना कर दिया जाए, यदि इसी P को 2P कर देता है, तो पूछ रहा है कि रिजल्टेंट और Q के बीच बना कोण क्या है। ठीक है, रिजल्टेंट और Q के बीच बना कोण क्या है, तो अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपन को निकालना है क्या? अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर क्या होता है? ये होता है बटा ये होता है। तो अपने को तो देखो इसमें किसी को कोई वैल्यू नहीं दे रखा है। क्या होता है? tan अल्फा बराबर क्या होता है? अल्फा बराबर क्या होता है? ये होता है ना, इसका साइन थीटा 2p साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा? p प्लस q प्लस 2p cos थीटा। इसका जब यहाँ पे रिजल्टेंट निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से जुड़ेगा ना, तो ये हो गया आपका q प्लस 2p cos थीटा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका कंपोनेंट निकाल करेंगे। तो tan अल्फा, तो अपने को इसमें किसी भी साइन थीटा cos थीटा का वैल्यू नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से निकालेंगे। तो जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट के फॉर्मूला से क्या होगा? p बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यही पढ़े ना? हाँ, अब
अब हम क्या करते हैं, p को हटाते हैं क्योंकि रिजल्टेंट p है ना, तो p स्क्वायर को हटाते हैं, इसको रूट को हटाएंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, p से p हमारा कट जाएगा, p से p कट गया तो बच गया इधर क्या, 0, q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, 0 बराबर q को क्या लेंगे कॉमन, क्योंकि यहाँ भी q है यहाँ भी q है, q बराबर q प्लस 2p cos थीटा। ठीक है, आ गया, तो अब q प्लस 2p cos थीटा, 2p cos थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, q प्लस 2p cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, और अपने को क्या चाहिए था, यही कुछ चाहिए था, तो हमारे देखो इसका कुछ आ गया है ना, ये आ गया हमारा, ये देखो ये आ गया, तो इसका वैल्यू कितना है 0, तो चलो वैल्यू रखते हैं, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2p sin थीटा, दूना क्या था ना, तो 2p हो गया, अगर ऐसा p होता, और q प्लस 2p cos थीटा, 2p cos थीटा बराबर क्या है आपका 0। जब किसी भी tan के फॉर्म में इसको क्या करेंगे, tan के फॉर्म में लिख देंगे, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 कब होगा, जब इंफिनिटी होता है, अगर 0 के टर्म होता है तो क्या हो जाता है, वैल्यू 1/0 इंफिनिटी होता है, और इंफिनिटी कब होता है, tan 90 डिग्री पे क्या हो जाता है, वैल्यू 0 और इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो इंफिनिटी होता है, तो अब क्या हो गया, tan से tan कर दिया, अल्फा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में दिया होगा क्या, ऑप्शन दिया होगा पाई है, पाई बटा 2 है ना, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा, पाई बटा 3 है या 60 डिग्री है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 2 पाई बटा 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब फिर आगे देखते हैं, आगे भी और क्वेश्चन होगा है? तो चलो भाई, मजा आ रहा है ना भाई, इंटरेस्टिंग जो चीजें होती है ना, समझ में आ गया तो मजा आएगा, नहीं समझ में आया तो मजा नहीं आएगा। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के बल अल्फा कोण बनाते हैं। ठीक है, और परिणामी क्या है 13 न्यूटन है। क्वेश्चन क्या है, तो अल्फा बराबर क्या होगा, 12 न्यूटन बल है, बल एक सदिश राशि है, 12 न्यूटन हो गया, तथा 5 न्यूटन का बल है जो अल्फा कोण बनाते हैं। कितना कोण बनाते हैं, अल्फा कोण बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा को क्या लिखा है, अल्फा लिखा है, तो इसका परिणामी जो है, परिणामी क्या होगा, यही होगा, बीच से निकलता है, तो परिणामी क्या है इसका 13 न्यूटन है, 13 न्यूटन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आपको पता है, अब ज्यादा क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तो क्वेश्चन में क्या है, परिणामी क्या है, अब तो समझ में आ गया, तो चीजों को बार बार नहीं समझेंगे, अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो परिणामी क्या है 13 न्यूटन, तो परिणामी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर है, बी स्क्वायर, और प्लस 2 भी 12 गुना 5 गुना 2 गुना कितना हो गया cos थीटा, cos क्या है, थीटा क्या है अल्फा, तो ये हो गया हमारा, ये समझ आ रहा है। क्वेश्चन बहुत घुमावदार होगा, लगेगा यार कि कुछ तो दिया ही नहीं, सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, तो लेकिन सॉल्व करेंगे यार जब फॉर्मूला पता हो, तो देखते हैं कैसे करते हैं फॉर्म, है ना, तो देखिए भाई कैसे करेंगे फॉर्म, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 12 गुना 5, 12 5 60 गुना 120 cos अल्फा। ठीक है, 120 cos अल्फा, ये दिख रहे हो, इसको क्या करेंगे, कर देंगे 169, 12 14 से 25 25, क्या हो गया 169, 120 cos अल्फा, 169 से 169 गया, cos अल्फा बराबर क्या बच गया 0 बटा 120, तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा 120, cos 0 का वैल्यू कब होता है, और cos में 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 पे क्या होता है 0 हो जाता है वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0, अल्फा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, समझ में आया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन जैसे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कुछ कह देगा
मान लो कि क्वेश्चन आ रहा है, एक कहता क्वेश्चन क्या, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। उसके बाद वह 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व चलता है, उत्तर पूर्व चलता है। तो वह अपने आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, ठीक है, बिंदु से कितना दूर है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, एक व्यक्ति है 10 किलोमीटर चला उत्तर की ओर, ठीक है, और स्टार्टिंग ओरिजिन पॉइंट 10 किलोमीटर चला, ए तक पहुंचा, फिर उत्तर पूर्व, डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन भी जरूरी है, डायरेक्शन कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके होते हैं, तो डायरेक्शन का देखो समझा देता हूं ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। उत्तर पूर्व क्या हो गया, दक्षिण पूर्व क्या हो गया, है ना, वैसे तो बताया भी जाता है मैथड में, लेकिन हमें फिजिक्स में है तो देखना, वेक्टर तो जाना जरूरी है। दिशा की तो बात कर रहे हैं, ठीक है, दिशाएं कुल कितनी होती है, 10 होती है ना। अपने को ज्यादातर यूज होते हैं 8, आसन कोण ये सब नहीं यूज करता है, किन कोण वगैरह जो होता है, तो अपने को क्या करना है, उसी को बोलते हैं उत्तर पूर्व वगैरह अपने टर्म में। और लोग क्या पढ़ते हैं उसको, आसन कोण वो क्या क्या पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे टर्म्स क्या होगा, इसको मान लिया पूर्व, तो इसके सामने वाले क्या हो जाएगा, पश्चिम, उसके बाद पश्चिम और पूर्व की इधर साइड, इधर राइट हैंड पे क्या होगा, उत्तर, और ये हो गया सामने वाला दक्षिण, ठीक है। और ये हो गया पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसको है जो यहां से कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो इधर ये बीच वाला है इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, ठीक है। कहीं रेलवे ट्रैक पर जाते होगे तो देखते होगा उत्तर पूर्व मध्य रेलवे, उत्तरी रेलवे, है ना, दक्षिणी मध्य रेलवे, ऐसा कुछ होता है ना, तो वो देखते हैं कि, तो ये हो गया आपका इधर, तो ठीक है, ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, पश्चिम उत्तर, ये दक्षिण उत्तर, सॉरी दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दक्षिण, और दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी दक्षिणी, तो इस तरीके से दिशा होता है। तो क्वेश्चन में क्या कहा कि ये है तो 10 किलोमीटर से फिर क्या होता है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व मतलब उत्तर तो जा ही रहा था, ठीक है, अब पूर्व हो जाएगा, तो पूर्व मान लो इधर है, मान लो, ठीक है, तो पूर्व है, उत्तर ही हो गया, पूर्वी इधर हो गया, तो उत्तर पूर्व में कितना गया ये, फिर 8 किलोमीटर चला, तो पूछ दिया आरंभिक बिंदु से, तो आरंभिक बिंदु क्या है, यहाँ है, तो यहाँ से वो कितना दूर है। तो इसमें देखो अगर इस तरीके से निकालेंगे तो पूरा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि चीजें पूरा क्लियर नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन आता है तो कोई एग्जाम में आकर क्वेश्चन पूछ देगा, तुम सॉल्व क्या करे, लग तो रहा है ही नहीं, तो क्या होता है अगर क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं तो उसमें कुछ पूछ देता है तो उसमें ऑप्शन देगा ऐसे 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, है 12, मान लो 14 किलोमीटर, और ये हो गया 7 किलोमीटर या फिर 12 किलोमीटर, तो ठीक है। तो इस चीज को देखने के लिए क्या करेंगे, तो इसका जो क्या होता है, अगर ऐसे दिया है तो इस कंडीशन में क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वाला है तो अप्रोक्सीमेट लगभग 10 और 18 होता है, तो झुकाव है तो 18 नहीं तो कितना होगा, राइट आंसर 14 किलोमीटर, ऐसा भी हो सकता है। और या फिर लिख देगा नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज भी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, अभी है प्रॉब्लम टाइम, आज खत्म करते हैं, फिर बाकी सॉल्व करना, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो कितना शॉर्ट तरीके से पूछा गया, एक व्यक्ति, इतना इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा क्योंकि एग्जाम में ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा इतना लैंग्वेज में। क्या पूछेगा, एक व्यक्ति 60 डिग्री झुकाव कोण पे है, जो कोण पे 20 मीटर चलता है, ठीक है, तो वह कुल कितनी दूरी तय किया, कितनी दूरी तय किया, कितना कितना है जो अपने स्थान से विस्थापित हुआ,
स्थान से विस्थापित हुआ। दूरी भी लिख सकता है, विस्थापित हुआ। तो देखते हैं किस तरीके से चलेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति है, मान लो ओ पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है, वह व्यक्ति है जो क्या करता है, 60 डिग्री के कोण पे कितना दूर चलता है, 20 मीटर दूर चलता है। तो ये 20 मीटर चला और कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री किसके एक्सिस है, तो अर्थ है। अर्थ है तो हमारा अर्थ का बेस क्या होता है, एक्स एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस के बेस पे क्या चला, ये 60 डिग्री चला। ठीक है, और ये हमारा फिर जब एक्स है तो ये क्या जाएगा, वाई। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यह व्यक्ति है जो अपने स्थान से कितना दूर, तो अपने स्थान से दूरी है जो वास्तविक दूरी यही होगा, यही पॉइंट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि वो तो उधर जा रहा है, लेकिन माना तो दूरी पृथ्वी पे चलेगा ना, आसमान में थोड़ी ना उड़ेगा इंसान कोई भी। आसमान की तो बात हो नहीं रही है, आसमान में तो दूरी हो जाएगा, लेकिन अपने स्थान से कितना दूर है, हाँ, अपने स्थान से एग्जैक्ट पॉइंट पे विस्थापित कितना होगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, समझ में आ रहा है, कुछ एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है आपका रिजल्टेंट मान लो। ठीक है, तो रिजल्टेंट मान लो, कोई वेक्टर मान लो। अब इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, b cos थीटा 20 cos थीटा, ये हो गया 20 sin थीटा, अगर ऊपर की ओर पूछे तो। ठीक है, अगर ऊपर की ओर दूरी पे कितना है तो ये हो गया, और नीचे कितना कितना है, तो 20 cos थीटा। तो 20 cos थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, और 20 गुना cos 60 का मान क्या होता है, 1/2, कितना हो गया, 10 मीटर है जो अपनी दूरी से दूर है, अपने लोकेशन से कितना दूर है, 10 मीटर। तो ठीक है फ्रेंड्स, काफी है जो हमने क्वेश्चन वगैरह डिस्कस किया। ठीक है, बाकी है जो कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करना और देखना कि सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर किसी तरह डाउट आता है तो हमसे पूछना। तो आज है जो हमारा वेक्टर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है जो कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से जो हमारा यूनिट और मेजरमेंट का जो दोनों पार्ट था आपका, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो दोनों चीजों को हमने क्या किया, क्लियर किया। ठीक है, चीजें अच्छे समझ में आया होगा। तो ये था आज का लेक्चर, इंटरेस्टिंग था, मजा आया, सॉल्यूशन किए, फॉर्मूला को रटना नहीं पड़ेगा, अभी पूछ दोगे तो झट से दिमाग में फिगर आ जाएगा किस तरीके से डायग्राम किए। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने नए टॉपिक के साथ, और वहां पे और भी स्टडी पंथी करेंगे। हमारा काम ही है स्टडी पंथी करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना और घर पे अच्छे तरीके से रहना, सुरक्षित रहना, है ना। लॉकडाउन है, कहीं ज्यादा मत निकलो यार, लॉकडाउन आपके लिए रखी जा रही है, कोरोना है, बचना सबको है, तभी कोरोना से बचेंगे तभी तो आगे जिएंगे। तो कोरोना से बचो, टारगेट पे ध्यान रखो, जैसे ही खत्म होता है हावी हो जाएंगे उस पर, अपना टारगेट फट से अचीव कर लेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।